वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं पागल। मूवी की शुरुआत में हम प्रेम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है। प्रेम बताता है कि मुझे 1600 लड़कियों से प्यार हो गया है और मुझे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो आगे कहता है कि कहानी की शुरुआत वहां से होनी चाहिए जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। और तभी सीन उसके बचपन के दिनों में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम प्रेम की माँ को देखते हैं जो उससे बहुत प्यार करती है। एक दिन उसकी माँ का जन्मदिन भी आता है। उस दिन प्रेम अपनी माँ को एक तस्वीर बनाकर विश करता है और कहता है, मुझे इतना प्यार कोई नहीं करता माँ जितना आप करती हैं। उसकी माँ भी कहती है कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करोगे तो वो भी आपसे सच्चा ही प्यार करेगा। और अब एक दिन ऐसा आता है जिस दिन प्रेम को अपनी माँ को खोना पड़ता है। इस पर वो काफी दुखी भी होता है, लेकिन वक्त रफ्तार पकड़ता है और 6 साल बीत जाते हैं। प्रेम स्कूल के बाहर अपनी माँ की याद में बैठा होता है। तभी उसका दोस्त आकर पूछता है कि यार अपनी परफॉर्मेंस तो दे। प्रेम को कुछ नहीं आता। वो कहता है कि अगर मेरी माँ होती तो मुझे डांस स्टेप्स जरूर सिखाती। प्रेम का दोस्त कहता है कि तुम्हारी माँ को मरे हुए 6 साल हो गए हैं और अभी भी तुम उनके लिए रोते हो। प्रेम कहता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हें प्यार करने के लिए सब कुछ है, लेकिन मेरे पास सिर्फ माँ थी जो चली गई। अब मुझसे कौन प्यार करेगा। उसका दोस्त कहता है कि अरे अब तुमसे एक लड़की प्यार करेगी। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करोगे तो बदले में वो तुमसे सच्चा प्यार करेगी। और अब प्रेम के दिमाग में ये बात बैठ जाती है। फिर वो एक लव लेटर लिखकर बलून्स के साथ उसे छोड़ देता है। स्कूल की हर लड़की को प्रपोज करने लगता है, लेकिन कोई भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती। एक दिन प्रेम थक हार कर पार्क में बैठा होता है। तभी वहां पर एक लड़का और लड़की ब्रेकअप कर लेते हैं, जिनका ब्रेकअप देखकर प्रेम उस लड़की के पास चला जाता है और उसे प्रपोज कर देता है। वो लड़की कहती है, तुम अभी बहुत छोटे हो। प्रेम पूछता है, क्या तुम उसकी उम्र की वजह से उससे प्यार करती थी। वो लड़की भी कहती है, नहीं, असल में वो अच्छा कमाता था, उसका एक बड़ा घर भी है और मुझे इन सबके अलावा और क्या चाहिए। लेकिन वजह कुछ और ही थी। प्रेम का दिमाग भी चलने लगता है। वो लड़की से पूछता है कि अगर मैं भी अच्छी नौकरी करूं और एक अच्छा घर बनाऊं तो क्या तुम मुझसे प्यार करोगी। हाँ, वो लड़की कहती है, तब की तो तब देखी जाएगी। वक्त फिर रफ्तार पकड़ता है और 7 साल बीत जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि प्रेम एक टीसीएस कंपनी में जॉब कर रहा है। जॉब लगने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ सीधा उस लड़की के पास जाता है, उसे प्रपोज कर देता है। लेकिन अब तो उस लड़की की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। ये देखकर प्रेम वहां से बाहर निकल जाता है। अब उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी नौकरी लग चुकी है, तुम सेटल भी हो चुके हो, अब कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जो तुमसे सच्चा प्यार न करे। प्रेम के मन में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग जाती है। अब प्रेम हर राह चलती लड़की को प्रपोज करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी लड़की भाव नहीं देती। रास्ते में चलते हुए उसे एक कुरियर बॉय गीता नाम की लड़की के बारे में पूछता है। प्रेम कहता है, कौन सी गीता। प्रेम गीता नाम की 10 लड़कियों का नाम लेता है, जिस पर कुरियर बॉय कंफ्यूज हो जाता है कि इसे इतनी सारी लड़कियों के बारे में कैसे पता। और अब प्रेम अपनी कहानी सुनाता है। कुरियर वाला कहता है कि वाईजैक की लड़कियां काफी तेज होती हैं, आई लव यू बोलने से पहले ही प्यार करने लगती है। फिर प्रेम को एक और उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो वाईजैक पहुंच जाता है। वाईजैक पहुंचते ही उससे वेट नहीं होता और वो अपने दोस्तों से पूछता है कि लड़कियां कहाँ मिलेंगी। फिर उसका दोस्त उसे एक लोकेशन भेजता है, जहां वो लोगों को रास्ते पर जा रही लड़कियों को तंग करते हुए देखता है। उनमें से एक लड़की का नाम राधा भी होता है, जो उन लड़कों की वजह से बहुत रोते हुए वापस आ जाती है। और प्रेम को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो राधा के पास चला जाता है, उससे कहता है, मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, अब मैं उन्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो मेरे साथ चलो। राधा भी उसके साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। वहां पहुंचकर प्रेम उनसे पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को कौन तंग कर रहा था, जिस पर वो लोग प्रेम से नहीं डरते, लेकिन प्रेम उन्हें गन्ने से मारना शुरू कर देता है। वो सभी लोग फिर राधा से माफी भी मांगते हैं। अब जाते वक्त प्रेम उनसे कहता है कि वो मेरी जिंदगी है, उसका आंसू बहता है तो मेरा दिल रोता है। वो लोग भी कुछ समझ नहीं पाती और चले जाते हैं। इसके बाद प्रेम सीधा राधा को प्रपोज ही कर देता है और कहता है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों को रोते हुए देखा, लेकिन जब मैंने आपको रोते हुए देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। राधा उसे कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। प्रेम को भी लगता है कि वो इस बार रिजेक्ट नहीं होगा और वो काफी खुश भी हो जाता है। वो रोज राधा की शॉप में जाने भी लग जाता है। अब एक दिन वो दोनों कॉफी शॉप में बैठे होते हैं तो राधा उसे प्रपोज करने वाली होती है। तभी प्रेम के सामने एक टीवी सीरियल चल पड़ता है, जिसे देखकर वो रेस्टोरेंट में बवाल खड़ा कर देता है। इससे राधा को पता चल जाता है कि प्रेम असल में टीवी सीरियल्स वगैरह देखता है। इस चीज से उसे काफी गुस्सा आता है और वो प्रेम के मुंह पर कॉफी फेंक कर चली जाती है। वैसे टीवी सीरियल देखने में क्या बुराई थी। खैर, प्रेम भी अपने दुख को अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है, लेकिन उसके दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ शराब से ही प्यार है बस। वो उसे एडवाइस देते हैं कि यहाँ पर एक रिच म्यूजिकल स्कूल है, जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां तुम्हें मिल जाएंगी।
फिर अगले दिन प्रेम उसी म्यूजिकल स्कूल के बाहर पहुंच जाता है जहां उसे सूफी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि एक स्टैचू बने बच्चे के साथ फोटो खिंचवाती है और उसे 500 रुपए भी देती है। प्रेम तो उसको देखते ही रह जाता है, उसके पीछे पीछे अंदर भी जाने लग जाता है, लेकिन गार्ड उसे वहीं पर रोक देते हैं और उससे उसका आईडी कार्ड मांगते हैं, जिस पर प्रेम अपना आईडी कार्ड सूफी को बताता है और कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। गार्ड भी सूफी को डायरेक्ट पूछ लेता है तो सूफी प्रेम से पूछती है, भाई तुम हो कौन? अब प्रेम उसे सीधा आई लव यू बोल देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सूफी भी उसे कह देती है कि एक तो मैं तुम्हें जानती नहीं और मैं वैसे यहाँ से 4 बजे फ्री होंगी, उसके बाद ही बात करते हैं। फिर तो प्रेम सूफी को रोज उसके म्यूजिकल स्कूल से पिकअप करता है, उसे शॉपिंग करवाता है। प्रेम काफी खुश हो जाता है क्योंकि अब सोफी उसकी गर्लफ्रेंड है। एक दिन सोफी उसे कहती है कि मुझे कुछ लोग तंग कर रहे हैं, प्लीज उन्हें सबक सिखा लो। इसके बाद सोफी प्रेम को उन्हीं लोगों के पास लेके जाती है जिन्होंने पिछली बार राधा को छेड़ा था। प्रेम फिर उनसे पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को किसने छेड़ा। वो कहते हैं कि इस बार हमने राधा को नहीं छेड़ा। प्रेम उनसे एक बार फिर पूछता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि अगर हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छेड़ा होगा तो तुम जो चाहे वो कर लेना। सोफी उनके सामने आती है और वो लोग राधा के बारे में प्रेम से पूछ लेते हैं। प्रेम कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है और अब ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और फिर प्रेम उन्हें मार मार कर वही डायलॉग बोलता है कि ये मेरी जिंदगी है, इसका एक आंसू बहता है तो मेरा दिल रोता है। अगले दिन प्रेम म्यूजिकल स्कूल के बाहर पहुंचता है जहां वो स्टैचू बने बच्चे को बेहोश पाता है। उसे उठाता है और कहता है, तुम पढ़ने के बजाय यहाँ काम क्यों क्या करते हो? वो बच्चा बताता है कि मेरी माँ को कैंसर है, उनके लिए पैसों की जरूरत है। प्रेम उस पर तरस खाकर कहता है कि अब तुम्हारा काम मैं करूंगा। फिर प्रेम वहां पर गिटार लेकर खड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोग वहां पर आते भी हैं, उन्हीं में से सूफी भी वहां पर होती है जो उसे पहचान नहीं पाती और उसके गालों को टच करती है, उसके साथ सेल्फी लेती है, उसे 2000 का नोट भी देती है। फिर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और वो सूफी को सीधे किस करने लगता है। प्रेम ये सब कुछ देख लेता है और उसे ये देखकर बहुत ठेस पहुंचती है। फिर वो सूफी से इस बारे में बात भी करता है। सूफी बताती है कि मैं उसे 3 साल से प्यार करती हूँ और उसे भी संगीत बहुत ही पसंद है। उसे अपनी एल्बम लॉन्च करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने तुमसे पैसे लिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैसे वापस दे सकती हूँ। अब प्रेम उसे बिना कुछ कहे अपने दोस्तों के पास आ जाता है। उन्हें कहता है कि वो एक ऐसी लड़की है जो अपने सच्चे प्यार के लिए दूसरे लड़कों के साथ भी घूम सकती है। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि सभी सुंदर लड़कियां बदसूरत दिखने वाले लड़कों से प्यार करती हैं और बदसूरत दिखने वाली लड़कियां खूबसूरत लड़कों से। जिससे प्रेम अपने दोस्त का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? फिर वो सभी से पूछता है कि मैं सुंदर तो हूं ना, जिस पर सभी हाँ कहते हैं। अब प्रेम भी बस स्टैंड में किसी बदसूरत लड़की को प्रपोज करने के लिए पहुंच जाता है जहां उसे एक लड़की मिल भी जाती है जिसका नाम है महालक्ष्मी, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से प्रपोज नहीं करने देती, उससे जोर जोर से बुलवाती है। प्रेम का दोस्त तो मुंह छिपाने लग जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वो किसी आम लड़की को प्रपोज करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इतनी बदसूरत लड़की को प्रपोज करेगा। और प्रेम उसके पीछे पड़ जाता है तो वहीं उसका दोस्त भी प्रेम के साथ ही रहता है, लेकिन अपना मुंह छिपाए। जिसके बाद वो लड़की उसे प्रपोज कर देती है और प्रेम काफी खुश भी होता है। अब एक दिन महालक्ष्मी प्रेम को बताती है, कुछ लोग मुझे छेड़ रहे हैं। प्रेम भी उन लोगों के पास पहुंच जाता है जो कि वही होते हैं जिन्होंने राधा और सोफी को छेड़ा था। वो इस बार महालक्ष्मी को देखकर शॉक हो जाते हैं कि कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं इसकी। इसके बाद वो लोग कहते हैं कि जब हमने उसे छेड़ा ही नहीं तो तुम इस बार हमें मारोगे क्यों? प्रेम उनसे कहता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ और अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो वो मुझसे नाराज हो जाएगी। जिसके बाद वो उन्हें मारता है और वो लोग मार खाने के बाद प्रेम के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इस बार वो डायलॉग मत बोलना प्लीज। अब प्रेम वैसे तो डायलॉग भूल गया था, लेकिन उन्होंने उसे याद दिलवा दिया था। प्रेम वही कहता है जो उसने राधा और सोफी के टाइम पर कहा था, ये मेरी जिंदगी है, इसका आंसू बहता है तो मेरा दिल रोता है। लेकिन अगले ही दिन महालक्ष्मी प्रेम से ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी है। प्रेम उसे मनाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और चली जाती है। अब प्रेम थक हार कर वापस हैदराबाद आ जाता है। 6 महीने बीत गए हैं। वो कहीं पर बैठा होता है कि तभी उसे किसी के भाषण देने की आवाज आती है जिसमें एक नेता कहता है कि बाकी नेता आपके वोट से प्यार करते हैं लेकिन मैं आपसे प्यार करूंगा और अपने सभी वादों को पूरा करना अच्छी तरह जानता हूँ। इसके बाद प्रेम उसी नेता को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जहाँ तलाश करते करते वो एमएलए राजा रेड्डी के पास पहुंचता है और उसे आई लव यू बोल देता है। राजा रेड्डी उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन प्रेम अब उसका हर जगह पीछा करने लगता है। प्रेम के पास अब राजा रेड्डी का फोन नंबर भी आ जाता है। वो उसे रात में कॉल करता है। फिर राजा रेड्डी ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब अगले दिन राजा रेड्डी प्रेम को एक जगह पर बुला लेता है और वहां पर अपने आदमियों से उससे बहुत पिटवाता है, लेकिन प्रेम के अंदर तो प्यार चढ़ा हुआ है, वो अपने प्यार की जिद को छोड़ता नहीं। अब जैसे ही राजा रेड्डी वहां से जाने लग जाता है तभी वहां राजा रेड्डी को मारने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं।
उनके साथ भी प्रेम लड़ाई करता है और लड़ते लड़ते सभी को बताता है कि राजा रेड्डी मेरा प्यार है, जिसने राजा रेड्डी को परेशान किया उसकी खैर नहीं। रात को राजा रेड्डी प्रेम के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि प्रेम ने उसके लिए लोगों को मारा भी है और मार खाई भी। वो बहुत सोच विचार करके उसे मैसेज करता है, जिसके बाद प्रेम का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब राजा रेड्डी भी थोड़ा उदास रहने लगता है, लेकिन एक दिन प्रेम रिप्लाई करता है और राजा रेड्डी खुश हो जाता है। दोनों की बात अब फोन पर होना शुरू हो जाती है। वहीं राजा रेड्डी के निकनेम राजी को प्रेम टैटू बनाकर अपनी बाजू में छपा लेता है। फिर जहां राजी जाता है वहां प्रेम भी आने लगता है। जिसके बाद एक दिन प्रेम राजा रेड्डी को फोन करके कहता है कि अगर तुम मेरे पास 10 मिनट में नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगा। राजी बिना वक्त गंवाए उसके पास पहुंच जाता है, जहां प्रेम उसे आई लव यू कहने पर मजबूरी कर देता है। राजी के ये बोलते ही प्रेम उसके शोल्डर पे शूट कर देता है। अब राजी उसे मारने के पीछे का कारण पूछता है। प्रेम उसे फिर अपना फ्लैशबैक दिखाता है, जहां वो निराश बैठा होता है क्योंकि महालक्ष्मी भी उसे छोड़कर चली गई थी। प्रेम को लग रहा था कि उसके लिए कोई भी लड़की नहीं बनी है और उसे उतना प्यार कोई नहीं देगा जितना उसकी माँ करती थी उसके साथ। इसलिए प्रेम यही सोचकर जान देने वाला होता है, लेकिन पीछे से एक लड़की उसे आई लव यू बोल देती है और वहां से चली भी जाती है। प्रेम उस लड़की को देख नहीं पाता, लेकिन उसके व्हाइट कोट से उसके बस का पीछा करने लग जाता है। प्रेम उससे डायरेक्ट पूछता है कि वो तुम ही थी ना जिसने मुझे आई लव यू बोला। उस लड़की का नाम थीरा होता है। वो कहती है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। प्रेम भी अपनी गलतफहमी समझकर बस से उतर जाता है, लेकिन थीरा उसे दरवाजे से देखने लगती है। प्रेम समझ जाता है कि ये वही लड़की थी पक्का। अब वो थीरा का पीछा 2 बस स्टैंड तक भाग कर करता है। उसकी हालत तो बहुत खराब भी हो जाती है। थीरा फिर उसकी हालत को देखते हुए बस को रुकवाकर उसे बता देती है कि हाँ, वो मैं ही थी जिसने तुम्हें आई लव यू बोला था। जिसे सुनकर तो प्रेम बेहोशी हो जाता है। अब हॉस्पिटल में प्रेम के दोस्त उसे बताते हैं कि वो पौधों पर शोध कर रही है और वो रोज ट्रेन से दूसरे शहर जाती है। प्रेम भी उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे पहले तो आई लव यू टू कहता है और फिर थीरा से पूछता है कि तुमने मुझे आई लव यू क्यों कहा। थीरा बताती है कि मैंने तुम्हें कई लड़कियों को आई लव यू बोलते हुए देखा और उस बदसूरत लड़की ने जब तुम्हें ना कहा था तब मैं भी उसी बस स्टैंड पर थी, और जब तुम जान देने जा रहे थे तब मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए आई लव यू कहा। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिस पर प्रेम कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा प्यार कल से शुरू हो जाएगा। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ूंगा। अब प्रेम थीरा के पीछे ही पड़ जाता है, उसका हर जगह पीछा करता रहता है। थीरा उसे कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी काफी लड़कियां गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। प्रेम फिर उसका हाथ अपने दिल पर रखता है, उसे फिल्मी अंदाज में प्रपोज भी करता है, लेकिन थीरा भी उसे बिना कुछ कहे उसके बालों पर हाथ फेर कर चली जाती है। तब प्रेम को अपनी माँ की एक बात याद आती है, जिसमें उसकी माँ ने कहा था जो भी आपसे सच्चा प्यार करता है वो उसे इसी तरह बयां करेगा। अब प्रेम को थीरा से बाकी लड़कियों से अलग प्यार का एहसास होता है। वो उसे इस बारे में बताता भी है, लेकिन थीरा उसे कहती है कि मेरी सगाई हो चुकी है, मैं अनाथ हूँ, मुझे एक पिता ने गोद लिया था और उन्होंने मेरा ख्याल अपनी बेटी जैसा रखा। उन्होंने एक ही चीज़ मांगी थी कि जिसके साथ वो चाहेंगे मैं उसी के साथ शादी करूं। अब मैं अपने पिता का सपना नहीं तोड़ सकती, अच्छा होगा तुम मुझे भूल जाओ। प्रेम भी उसे भूलने से मना कर देता है और कहता है कि बात अब बहुत आगे पहुंच चुकी है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। थीरा को भी मजाक लगता है और वो कहती है कि खैर ट्रेन से कूद जाओ। प्रेम भी बिना वक्त गंवाए ट्रेन से कूद जाता है। अब 2 हफ्तों के बाद प्रेम वापस थीरा के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि सिर्फ तुम ही हो जिससे मुझे अपनी माँ जैसा प्यार मिल सकता है। अगर तुम जिंदगी भर मेरी नहीं हो सकती तो 6 महीने के लिए ही सही, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं इन 6 महीनों की यादों से पूरी जिंदगी काट लूंगा। थीरा भी एक कंडीशन रखती है कि टच, हग, किस इस जैसा हमारे बीच कुछ नहीं होगा। फिर प्रेम भी मान जाता है और दोनों साथ में अच्छा टाइम बिताते हैं। अब प्रेम और थीरा को साथ में 3 महीने हो जाते हैं। प्रेम से मिलने उसके दोस्त भी आते हैं, जो उसे कहते हैं कि अगर थीरा तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हें टच क्यों नहीं करती है बताओ। प्रेम थीरा के पास ये बात लेकर पहुंच जाता है। थीरा उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें टच नहीं करूंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिसके बाद थीरा उसे अपनी बाइक में हॉस्टल छोड़ने को कहती है और उसे टच भी करती है। प्रेम खुश होकर दोस्तों के पास पहुंच जाता है, जहां वो बताता है कि यार वो मुझसे सच्चा प्यार करती है क्योंकि उसने मुझे टच किया। अब उसके दोस्त उसके अंदर एक और चिंगारी भर देते हैं कि अगर उसने तुम्हें टच किया तो वो तुम्हें हक क्यों नहीं करती, क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती है ना। थीरा उसकी ये बात सुनकर उसे हक करने को भी तैयार हो जाती है, लेकिन वो पहले प्रेम के हाथ बांधती है
है और फिर उसे हक करती है। जिसके बाद प्रेम नाचते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचता है। इस बार फिर से उसके दोस्त कहते हैं कि अगर वो तुम्हें टच करती है, तुम्हें हक करती है, सच्चा प्यार भी करती है, तो किस क्यों नहीं करती। फिर प्रेम किस लेने के लिए थीरा के पास पहुंच जाता है। थीरा उससे पूछती है क्या सिर्फ किस होंठों पे की जाती है, क्योंकि मैंने आज तक किसी को किस नहीं किया। प्रेम कहता है मैंने भी आज तक किसी को किस नहीं किया, पर किस होंठों में ही होती है, घुटनों पर नहीं। अब थीरा प्रेम को किस करने वाली होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये सब प्रेम के दोस्त उसे करने के लिए कह रहे हैं। जिसके बाद वो प्रेम को लेकर उसके दोस्तों के पास पहुंच जाती है और प्रेम को सबको सबक सिखाने को कहती है, क्योंकि आज तो वो किस मांग रहे थे, कल कुछ और मांगने को कहेंगे। तो फिर प्रेम भी थीरा के कहने पर उनकी खूब धुलाई करता है। थीरा उससे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार उन्हें जलाने के लिए करते हो। प्रेम भी कहता है कि बहुत लोगों ने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन उन्हें दिखाने के लिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सच बात है कसम से। अब थीरा के मन में एक आइडिया आता है। वो प्रेम से कहती है कि जिन्होंने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, अब तुम्हें उन्हें मेरे जरिए जलाना होगा। इस पर प्रेम राधा, सोफी और महालक्ष्मी के पास थीरा को लेकर पहुंच जाता है, जिसको देखकर वो तीनों बहुत जलती हैं। अब 6 महीने भी पूरे होने वाले हैं और साथ में थीरा की शादी को अब 6 दिन बचे हुए हैं। एक दिन थीरा की दोस्त उससे कहती है कि प्रेम को तुम अचानक नहीं छोड़ पाओगी, वो भी तुम्हें इतना जल्दी नहीं भूलेगा। अच्छा यही होगा तुम उससे अभी दूर हो जाओ, ताकि वो शादी में कोई बवाल खड़ा ना करे। थीरा भी अपनी दोस्त की बात को समझती है और प्रेम से बात करना ही छोड़ देती है। प्रेम भी अब काफी परेशान रहने लगता है। एक दिन वो बस स्टैंड में खड़ा होकर खिड़की से एक व्हाइट कोट को बाहर लटका हुआ पाता है। उस बस में थीरा होगी ये सोचकर वो उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन थीरा दूसरे बस स्टैंड में होती है, जो प्रेम को बस के पीछे भागता हुआ देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी अचानक प्रेम एक गाड़ी से टकरा जाता है और थीरा भी उसकी ये हालत देख नहीं सकती थी, इसलिए वो सीधे उससे बात करने आ जाती है और कहती है कि मेरी शादी को अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, इन 3 दिनों में हम 6 महीने को फिर से जिएंगे। जिसके बाद वो उसे बस स्टैंड से सुबह 7 बजे पिकअप करने को कहती है, लेकिन अगली सुबह 7 बजे प्रेम उसके पास नहीं आता, उसका फोन भी स्विच ऑफ होता है। थीरा उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन प्रेम उसे कहीं नहीं मिलता। अगली सुबह वो प्रेम को समुद्र के किनारे पाती है। वो कहती है कि तुम मुझसे 6 महीनों से प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें पिछले 12 सालों से प्यार करती हूँ। 12 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह कोई प्यार करने वाला ढूंढ रही थी, जिसके बाद तुम्हारा लेटर मुझे मिला। उस लेटर को पढ़ते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था और उस लेटर को मैं रोज 100 बार पढ़ती थी। एक दिन जब मैं कहीं जा रही थी तो उसी लेटर में लिखे वर्ड्स मुझे सुनाई दिए और मैंने तुम्हें देखा, लेकिन मुझे लगा कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। लेकिन उस लड़की ने जब तुम्हें रिजेक्ट किया तो मैं काफी खुश हुई। मैंने तुम्हारे स्कूल में एडमिशन भी लिया था। एक टाइम पर मैंने तुम्हें पढ़ाई में काफी सीरियस भी देखा और मैं तुम्हारे पीछे शुरू हो गई थी। महालक्ष्मी ने जब तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम फ्लाईओवर पर पूरी रात बैठे रहे, तब मैं भी वहां पर थी और मुझे जिसका डर था तुम वही करने चले थे, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। लेकिन हम चाहे कुछ भी कर ले, हम एक नहीं हो सकते। जिसके बाद वो वहां से चले जाती है और प्रेम इस बार बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उस लड़की को नहीं देख पाया जो उसके आसपास हमेशा ही रहती थी। फिर वो थीरा के साथ बिताए पलों को याद करने लगता है। वहीं थीरा की भी शादी हो रही होती है, लेकिन जब थीरा की शादी को कुछ घंटे बचते हैं तभी प्रेम उसके घर के बाहर आकर उसे मिलने के लिए नीचे बुलाता है। थीरा भी उससे मिलने के लिए चली जाती है, जहां उसके घर का एक आदमी थीरा को प्रेम के पास जाते हुए देख लेता है और अंदर जाकर राजा रेड्डी को बता देता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसका पिता असल में राजा रेड्डी है। वो अपने आदमी से कहता है कि मैंने उसे अपनी बच्ची जैसे पाला है, वो एक अनाथ ही निकली। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो शादी के एक दिन पहले घर छोड़कर भाग जाए, इसलिए उसे मार देना और ये खबर मुझे चुनाव के बाद ही बताना। अब होता भी कुछ ऐसा ही है। जब थीरा और प्रेम बात कर रहे होते हैं तभी एक गाड़ी वाला उसे टक्कर मारकर भाग जाता है। कहानी वापस उसी बिल्डिंग के टॉप पर शिफ्ट होती है, जहां प्रेम राजा रेड्डी को कहता है कि तुम तो मुझसे 2 महीने से प्यार करते हो और फिर भी यहाँ दौड़े चले आए, लेकिन वो तो 12 सालों से मुझसे प्यार करती थी। उसके लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। वो तो एक लड़की है। मैं तो तुम्हें थीरा के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन तुम जिस स्थिति में और उम्र में हो तुम नहीं समझते, इसलिए मैंने ये नाटक किया। मैंने तुम्हें उतना ही दर्द दिया जितना तुमने उसे दिया। अब राजा रेड्डी बहुत भावुक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा रेड्डी प्रेम से कहता है कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ और इसके बाद आता है एक बड़ा ट्विस्ट। प्रेम कहता है कि थीरा अभी जिंदा है और मैंने उसे ये नहीं बताया कि उसे मारने की कोशिश तुमने ही की थी। वो तुम्हें अपना भगवान मानती है और मेरे बगैर रह लेगी, लेकिन वो तुम्हारे बगैर मर जाएगी। राजा रेड्डी उसे गले लगा लेता है और बाद में थीरा से भी मिलता है। जिसके बाद एंड सीन में प्रेम डंडा लेकर उन्हीं लफंगों से पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को किसने छेड़ा, जिस पर वो आदमी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम इस बार अपनी गर्लफ्रेंड राजा रेड्डी को बताता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी दोस्तों हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।